Hello student, I am Dilajit Yadav. Today our topic is law of mass action. According to this law, the rate of chemical reaction is directly proportional to multiplication of active mass of reactant. लॉ ऑफ मास एक्शन में बताया गया कि जो रिएक्शन है उसका रेट जो है यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? एक्टिव मास के। कह रहा है, फिर से सुनो सभी लोग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जितने भी रिएक्टेंट किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके एक्टिव मास का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसके रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम सपोज करें, लेट अस कंसीडर अ सिंपल रिएक्शन A + B रिवर्सिबल C + D। हमने कल बताया कि इक्विलिब्रियम जो है केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इस्टेब्लिश होता है, बाकी किसी रिएक्शन में स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। तो लेट अस कंसीडर अ सिंपल रिएक्शन A + B रिवर्सिबल C + D। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। जब किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो उसका एक्टिव मास का सिंबल हो जाता है। तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई एक्टिव मास ऑफ B। तो RF इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, RF इज इक्वल टू KF एक्टिव मास ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई एक्टिव मास ऑफ B, वेयर KF इज नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। KF को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो RB, B मतलब बैकवर्ड, RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ C मल्टीप्लाइड बाई एक्टिव मास ऑफ D। देन RB इज इक्वल टू KB इंटू C एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D, वेयर KB इज वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बट वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द मोलर concentration of reactant and product are equal. Also we say the second definition of equilibrium state, when the rate of the reaction of backward reaction and forward reaction are same then this state is called equilibrium state। यानी जब किसी स्टेट पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के तो हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। So then at the equilibrium RF is equal to RB, putting the value of RF KF multiplied by active mass of A and multiplied by active mass of B is equal to KB active mass of C into active mass of D। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, KF अपान KB इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? C इंटू D अपान A इंटू B। और जब किसी कांस्टेंट में किसी कांस्टेंट से डिवाइडेशन किया जाता है तो एक दूसरा कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर जो है KF और KB जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है। KF फॉरवर्ड रिएक्शन का है और KB जो है बैकवर्ड रिएक्शन का है। तो इन दोनों के डिवाइडेशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए एक नया कांस्टेंट मिलता है जिसे हम बोलते हैं KC। KC इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड एक्टिव मास ऑफ C मल्टीप्लाइड बाई एक्टिव मास ऑफ D अपान एक्टिव मास ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई एक्टिव मास ऑफ B, वेयर KC इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जैसे अगर हमने यहाँ पर रिएक्शन एज्यूम किया था A + B रिवर्सिबल C + D, तो यहाँ पर हम देखें A का कोफिशिएंट 1 है, B का कोफिशिएंट 1 है, C का कोफिशिएंट 1 है, D का कोफिशिएंट 1 है। तो हमने जब जो फार्मूला डिराइव किया KC इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ C का पावर कितना है? 1, D का 1, A का 1, B का 1। अगर हम एक कंसीडर करें एक रिएक्शन जिसमें A का कोफिशिएंट स्मॉल a हो और B का कोफिशिएंट स्मॉल b हो, C का कोफिशिएंट स्मॉल c हो और D का कोफिशिएंट स्मॉल d हो, तो KC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्टिव मास का पावर C इंटू एक्टिव मास D का पावर D, उनका कोफिशिएंट पावर चला जाएगा, अपान A का पावर A एक्टिव मास ऑफ B का पावर B। तो क्या होता है? KC। फिर से सुन लो सभी लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी सब्सटेंस की
जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एक्टिव मास की। लेकिन हम यहाँ केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो उसको हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में बोलेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट के एक्टिव मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इसलिए हमने यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाला, फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाला, फिर हमने बताया कि इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है वह सेम हो जाता है। तो हमने RF इज इक्वल टू RB लिखा और फिर हमने क्या किया, एक डेरिवेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव किया, Kc इज इक्वल टू C इंटू डी अपॉन A इंटू बी। और हमने बताया कि अगर रिएक्शन जो है ABCD के फॉर्म में हो तो वह ABCD क्या होता है, पावर पर चला जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स, ली चटलियर्स प्रिंसिपल। ली चटलियर प्रिंसिपल ने क्या कहा, इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, अगर हम इनमें कोई चेंज करें अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन द सिस्टम विल काउंटरैक्ट और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है कि अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट पर इसमें जो किसी भी फैक्टर में, चाहे मोलर कंसंट्रेशन हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे टेम्परेचर हो, अगर हम उनमें कोई भी चेंज करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी जो सिस्टम है वो अपने आप को इस तरीके से जो है अरेंज करेगा कि जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ली चटलियर प्रिंसिपल। ली चटलियर प्रिंसिपल फिर से सुनो सभी लोग कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम किसी भी सिस्टम में कोई भी किसी भी फैक्टर में कोई भी चेंजिंग करें, फैक्टर का मीनिंग है यहाँ पर है कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अगर हम इनमें चेंजिंग करते हैं तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा कि इनमें हुई ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरऑल चेंजिंग जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। जैसे नंबर 1, चेंज इन कंसंट्रेशन। When the concentration of the reactant or product is changed, there is a change in the composition of the mixture in chemical equilibrium. Equilibrium shifted opposite side। यानी कि जब हम किसी भी रिएक्शन में जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो तो हम उसके कंसंट्रेशन में चेंज करें। कंसंट्रेशन में चेंज का मतलब कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इसके ठीक अपोजिट जाके शिफ्ट होगा। जैसे अगर हमने जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते ही हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, वह जो है प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर है चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ 2 पॉइंट है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेज। यानी कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वह जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वह डिक्रीज करने लगेगा। नंबर 2, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होता है। नंबर 3 है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या, इन हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम द चेंज ऑफ प्रेशर इन बोथ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज द वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। जैसे प्रेशर अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ वॉल्यूम भी उसका इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। लेकिन हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर हम उसके प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ अ कैटालिस्ट।
A catalyst does not affect the chemical equilibrium, it only speeds up a reaction। मतलब क्या हुआ कि जैसे कैटालिस्ट का काम क्या होता है, वह किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो जब यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होने वाली स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो होगा कुछ नहीं, ये हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यह केवल और केवल क्या करेगा, दोनों रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। तो जब सेम इफेक्ट दोनों तरफ की रिएक्शन का होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों का होता है, तो उससे जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। 5 है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस डज नॉट अफेक्टेड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे जो इनर्ट गैस होती हैं, जब हम उनको किसी भी इक्विलिब्रियम में, किसी भी रिएक्शन में मिलाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर, तो इनर्ट गैस कोई रिएक्शन फॉर्म ही नहीं करती। तो जब वो कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं करेगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्टेड भी नहीं करेगी, क्योंकि वह इनर्ट है। उसके इनर्ट होने से न तो रिएक्टेंट के साथ कोई रिएक्शन कैरी करेगी और न ही वो प्रोडक्ट के साथ कोई रिएक्शन कैरी करेगी। तो इसलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वह अनअफेक्टेड हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन सारी बातों को हम लोग बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। और कभी कभी इसको एग्जाम में इस नाम से भी पूछता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो जो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं वो क्या है, कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और कैटालिस्ट है और इनर्ट है। तो कैटालिस्ट और इनर्ट का इफेक्ट ही नहीं पड़ता, और कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का पड़ता है। प्रेशर का इफेक्ट तभी पड़ेगा जब वॉल्यूम प्रेजेंट हो। अगर वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है।